हेलो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने नए चैनल के नाम के साथ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है फैक्टराइजेशन, जिसका यूज़ 9th 10th 8th 11th मतलब स्टैंडर्ड क्लासेस में हर जगह होता है। आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड दिख रहा है, फैक्टर। तो हम पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर वर्ड को समझते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फैक्टर मतलब होता है कि कोई भी नंबर किस किस की टेबल में आता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखना। मल्टीप्लाई नहीं, मतलब वो किसकी टेबल में आता है। जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर मतलब हुआ वो किसकी टेबल में आता है। जैसे 12 किसकी में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। तो ये इसके फैक्टर हुआ। फैक्टर की एक और बात बताऊं तो जैसे 12 है वो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में ज़रूर आएगा। कोई किसी का भी फैक्टर ले लो। जैसे 4 है, 4 किस में आएगा, 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 खुद में भी आएगा। तो कोई भी नंबर होगा वो खुद की टेबल और 1 में ज़रूर आता है, तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मतलब उसके वो किसकी टेबल में आता है। तो अब अगर हम बात करते हैं ना फैक्टर की, तो अब फैक्टर दो तरीके के हो जाएंगे। अगर हम देखें तो हम चाहें तो उसे जाना, तो फैक्टर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फैक्टर? दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रा क्या होता है, सबको पता है कि जब भी हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ाबेट के साथ, तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं, जैसे कि 9x, तो नंबर इंटू एक्स, तो वही होता है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, न्यूमेरिकल अलजेब्रा अब तक हम 4th 5th 6th 7th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे। जैसे कि अभी मैंने 12 ऊपर बताया, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, यानी कि किसकी टेबल में आता है वो, तो ये हो गए उसके फैक्टर। ठीक है, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे वो अलजेब्रा पढ़ेंगे, यानी कि जैसे 9x है, चलो 9 नहीं लेते, हम 10x लेते हैं। जैसे 10x है तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो हम इसको फैक्टर मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, यानी कि इसको टुकड़े करके लिखना। 10x को अगर हम तोड़ें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा। तो फैक्टर इसके क्या हुए फैक्टर, 2 हुए, 5 हुआ, एक्स हुआ। जहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा मतलब वो उसके फैक्टर हुआ। ठीक है, अब हम बात इसी की करेंगे, अलजेब्रा की ही बात करेंगे। तो 10x को हमने लिया था, 10x के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 और x। ठीक है, मतलब वो क्या क्या उसमें आ रहा है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अब हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन होता है फैक्टराइजेशन होता है एक मेथड है, राइटिंग का एक मेथड है। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है जिसमें उसको हम उस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उस एक्सप्रेशन के और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे 10x है, 10x एक टर्म है, तो इसको इतना छोटा कर दो कि उसको और हम तोड़ ना सकें। तो 10x को हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 5 इंटू एक्स ना। अब ये कैसे पता चला 2 और 5 ले सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे 2 का एलसीएम 10 का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 2 इंटू 5। तो ये इसकी सबसे छोटी फॉर्म हुई, 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये समझ गए। अब इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, उसके फैक्टर में लिखना जो और छोटा ना हो सके, उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन के कितने मेथड होते हैं, कितने तरीक़ों से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है हमारा कॉमन फैक्टर।
ठीक। दूसरा है हमारा री ग्रुपिंग मेथड। हर एक के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग से, एक एक एग्जाम्पल लेंगे सबका और उसको एक एक दो दो एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ये सब तरीके हैं जिससे हम किसी भी जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चौथा है डिवाइडिंग टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। पांचवा है मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट, ये वाला तो बहुतों ने सुना भी होगा। सिक्स्थ है फैक्टर थ्योरम। सेवन्थ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले 10th में आता था, लेकिन अब ये 10th में भी नहीं आता, ठीक है। कॉमन फैक्टर ये 8th, ये भी 8th, ये सब हम 8th में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं होती ये चीज़ें, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर 8th में ये मिडल टर्म स्प्लिट भी पढ़ लेते हैं, फिर 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में पढ़ते हैं। और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी हम पढ़ते हैं। ये हम कब पढ़ते हैं? ये भी 10th में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आगे के होते हैं ये हम भूल जाते हैं, ऊपर के 4-5 जो होते हैं। तो पहले स्टार्टिंग से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जल्दी से सबके एक एक एग्जाम्पल से हम उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे ईजी हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कॉमन फैक्टर। तो वर्ड से ही पता चला है कॉमन मतलब जो दो चीज़ों में सेम हो। जैसे कि मेरे पास एप्पल है और ऑरेंज है, ठीक है, और कोई और मेरा दोस्त है उसके पास ऑरेंज है, ठीक है। तो कॉमन मतलब क्या होगा? दोनों के पास जो चीज़ सेम है उसे ले लो। तो ऑरेंज दोनों में सेम है तो मैं ऑरेंज को ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोनों के पास है, ठीक है। जब मैं कोई चीज़ कॉमन ले लेता हूँ ना, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, और जो चीज़ हमारे पास यहाँ बचेगी ना उसको मैं लिख दूंगा। जैसे एप्पल बचा, फिर प्लस का साइन था, ऑरेंज यहाँ से निकाल लिया, तो निकालने के बाद यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ऑरेंज को एप्पल, अब जहाँ ब्रैकेट लग जाता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑरेंज एप्पल प्लस ऑरेंज, तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, समझ में? तो चलो अब हम समझते हैं कॉमन फैक्टर होता क्या है, ठीक है। मैंने बताया था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे अब। तो पहला है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते कोई 3x + 9, ठीक है, 3x + 9। तो कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन होंगे उनको ही कॉमन लेना कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 3x है, अब 3x को हम लिख सकते हैं 3 × x ना, और 9 है तो 9 के क्या क्या 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब देखो 3x हमने क्या लिखा? 3 × x, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 ना। अब बताओ कि दोनों में क्या कॉमन है? 3 तो जो कॉमन था, जैसे यहाँ पर क्या कॉमन था? ऑरेंज कॉमन था, तो हमने ऑरेंज को बाहर ले लिया था। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बचा था? एप्पल बचा था। यहाँ पर क्या बचा? x बचा, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर क्या बचा था? यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 था ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक और 3 है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे। आया समझ में? यही करते हैं हम, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। दूसरे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे 5p² q - 15p/q², ठीक है। अब 5 को क्या लिख सकते हैं? 5, q को क्या ये क्या है हमारा? सॉरी, यहाँ मैंने p लिखना था, ये p है। अब p का स्क्वायर यानी कि 2 बार p, p × p × q - 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 × p × q × q। अब देखो कॉमन क्या है इसमें ना, देखो 5 दोनों में कॉमन है,
है ना। P एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है, Q एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है, तो मतलब 5P और Q कॉमन ले लो, 5P और Q कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब हमने 5P और Q ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ P बचा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। यहाँ से हमने 5P और Q ले लिया ना, तो यहाँ क्या बचा 3 और क्या बचा Q। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई। आया समझ में? इसे ही हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब चलो आगे बढ़ते हैं रीग्रुपिंग मेथड की तरफ ना। रीग्रुपिंग मतलब होता है कहीं कहीं पर जब हमें कोई बड़ा नंबर, बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दो, जैसे 2xy प्लस 5y प्लस 12x प्लस 30। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको कैसे फैक्टर निकालेंगे, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, क्योंकि जो 5 है वो तो 2 की टेबल में नहीं आता ना। तो इसके करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं और कोई दो अलग अलग लिखते हैं। जैसे कि अब देखो 2 की टेबल में 12 आता है, हमें पता है, ठीक है। तो 2 और 12 को एक साथ लिख लेंगे, 2xy प्लस 12x, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और 5 की टेबल में 30 आता है, हमें पता है, तो 5y प्लस 30 लिख लेंगे। अब देखो जिनको एक साथ लिखा होगा उनको हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। जैसे इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें 2 आ रहा है और x कॉमन दोनों में आ रहा है, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं ना, जो ये 12 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 ना। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, यानी कि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और इसमें और दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा 6 ना। अब इसमें देखते हैं, अब ये क्या है, इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5 6 30, 5 इंटू 6 हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6 लिखेंगे ना। तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ 6 लिख लेंगे ना। अब देखो मैंने क्या बताया, जो चीज़ कॉमन आ रही हो, अब y प्लस 6 दोनों चीज़ आ रही है, तो जो भी दोनों में कॉमन होता है यहाँ पर, जैसे हमने देखा था ना ऊपर कि क्या था, एप्पल और ऑरेंज प्लस है ऑरेंज, तो जो ऑरेंज दोनों में कॉमन था ना, तो कॉमन ले लिया था। यही यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, y प्लस 6 दोनों में y प्लस 6 आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 5, तो 2x प्लस 5, यही हमारा होता है रीग्रुपिंग मेथड। तो अभी हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन से, एक पढ़ा कॉमन फैक्टर और दूसरा पढ़ा रीग्रुपिंग मेथड। तो हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे इन सबको ख़त्म कर लेंगे। तो हमारा जो तीसरा होता है वो होता है यूजिंग आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ वर्ल्ड वाइड आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हर इंसान यूज़ करता है, तो उन्हें हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं लिख दूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन्हें यूज़ करें, कैसे करेंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, वो भी मैं बताऊँगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक है x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है, इसको कहते हैं x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हमने देखा x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ x भी आएगा, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ए बी, ठीक है। अभी हम केवल 4 आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब इसे कैसे पहचानेंगे कि हमें यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो पहला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसमें देखो जो ये इस फॉर्म में हमें दिया होगा नंबर, अधिकतर टाइम इस फॉर्म में दिया होगा और हमें उसे ऐसे लाना होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। अब देखो, अब हम देखेंगे कि किसका हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे x है तो
तो ये क्या होगा, x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 6x है, 6x को तो कोई होल स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 9 है, 9 का हमें स्क्वायर पता है क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, पता है ना। तो x का स्क्वायर पता है और 3 का स्क्वायर तो इन्हीं का बन रहा है, तो हमें समझ में आ गया इससे कि इन्हीं दो का हम बनाएंगे। अब बचा 6x, तो अब हम आइडेंटिटी याद करेंगे जब हमारा ऐसे कोई स्क्वायर बन जाएगा। तो आइडेंटिटी याद कैसे करेंगे, हमें ए स्क्वायर बना लिया, बी स्क्वायर भी बना लिया, तो हम देखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या था, 2 था ना यहाँ पर, तो हम 2 ए यहाँ पर क्या है हमारा, x है, b यहाँ पर b क्या है हमारा, 3 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो तुम, तो यही वाला वर्ड आना, यही वाला जो टर्म है वही आना चाहिए। तो देखो आ रहा है 3 2 6x, तो 6x आ रहा है, हमें पता चल गया कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, 6x, यानी कि ये क्या बनेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आया समझ में, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको x प्लस 3 के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 और x प्लस 3 लिख सकता हूँ ना। यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करने का, ठीक है। हाँ, तो जो x प्लस 3 है ना, इसे ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी नंबर को उसके किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो इस तरह लिखेंगे तभी सही होगा, ठीक है। तो पहली वाली आइडेंटिटी हो गई हमारी। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है। अब देखो यही वाला क्वेश्चन लेंगे, यही वाला क्वेश्चन से देखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखो यहाँ माइनस लग गया, तो हमें समझ लेना है खुद ही कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, दूसरी वाली, ठीक है, दूसरी वाली आइडेंटिटी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ भी 3 थे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यहाँ भी 3 ही टर्म है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। अब यही देखो, अब x का स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 है, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, माइनस का साइन है, 2 a और b, तो ये क्या हो गया, 3 2 6x माइनस का 6x आ रहा है ना ये वाला, तो यानी कि ये क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3, समझ में आया। तो हो गई हमारी दूसरी भी आइडेंटिटी। अब चलो तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी है हमने तीसरी आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होती है वो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही वाली करते हैं, ठीक है। तो ये होगा 4x का स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसे देखना होगा कि होल में आ रहा है या नहीं, होल स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा, तो 2x का होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 4 x का स्क्वायर यही वाला आ जाएगा ना, माइनस 5 को क्या लिख सकता, 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को। अब देखो यही वाली आइडेंटिटी बन गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ना। इसी टर्म को कैसे लिखा था, यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो यही करा हमने, यहाँ ए ये है और ये बी है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट, पहले यहाँ ब्रैकेट फिर ब्रैकेट प्लस फिर ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी, ठीक है। यही हो गई हमारी तीनों आइडेंटिटी। तो अब हम पढ़ते हैं चौथी वाली आइडेंटिटी को कैसे पता चलेगा। तो चौथी वाली आइडेंटिटी अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।